देखते हैं कि सबसे पहले 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक चला था। इसमें देखते हैं कि कौन आ रहा है। सबसे पहले गाजी मलिक की बात करते हैं। इसका नाम था गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 में गद्दी पर बैठा था और इसके द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। उस वंश को तुगलक वंश कहते हैं। ये दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने गाजी मतलब काफिरों को वध करने वाला अपने शब्द के आगे जोड़ा था गाजी। इसने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। जो दिल्ली में मंगोल आक्रमण हो रहे थे इसने 29 बार उन आक्रमणों को विफल कर दिया था। उसने अलाउद्दीन खिलजी की जो कठोर नीति थी उसके विरुद्ध उदारता की नीति अपनाई थी और जिसे बर्नी और शमशेद शाह ने कहा है कि इसने मतलब उदारता की नीति अपनाई थी। इसने खुद मुकद्दम चौधरी के जो पुराने अधिकार थे उनको वापस लौटा दिया था। उसने लगान के रूप में उपज का 1/10 भाग था उसे 1/10 हिस्सा लेने का आदेश दिया, जबकि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने 1/2 हिस्सा कर दिया था। ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। इसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को अच्छी तरह से मतलब मजबूत किया गया। साथ में ही इसने न्याय व्यवस्था को भी सुधार किया। इसलिए न्याय व्यवस्था के लिए कहा गया था कि इसके समय अगर कोई भेड़ खड़ी है और उसे भेड़िया भी नहीं खा सकता था। इसके समय में न्याय व्यवस्था ऐसी थी कि भेड़िया भी भेड़ की तरफ नहीं देख सकता था। इसी के शासनकाल में दक्षिण भारत में वारंगल के काकतीय, मथुरा के पांडवों को विजित किया गया था, दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया था। इसकी विजयों का श्रेय उसके पुत्र जौना खां को दिया जाता है। जौना खां जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक बाद में पड़ा था। और जो जौना खां था ये एक प्रसिद्ध सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक से इसका विवाद हो गया था आपस में और ये जौना खां का गुरु था और इन दोनों मतभेद हो गया। तो मतभेद के कारण गयासुद्दीन तुगलक से इसी ने कहा था निजामुद्दीन औलिया ने कि हुन्नू दिल्ली दूरस्थ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसने किसके लिए कहा था, तो निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था कि हुन्नू दिल्ली दूरस्थ। और गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र जौना खां था। जौना खां औलिया का शिष्य था। और एक बार क्या हुआ, जौना खां थे, जौना खां ने एक नगर बनाया तुगलकाबाद। ये पूरा काठ का बनाया गया था। तो इसका निरीक्षण करने के लिए कौन आया था, गयासुद्दीन तुगलक आया था। तो इसने क्या किया, उसमें बड़े पहले हाथियों पर बैठा था। हाथियों के द्वारा इसमें जब प्रवेश किया जाता है तो क्या हाथियों के द्वारा इसमें हाथी आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो उस महल से भी टकरा जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है महल की दीवार गिरने लगती है, जिसके गिरने के कारण पूरा महल गिर जाता है और क्या गयासुद्दीन तुगलक का इसी के नीचे दब करके निधन हो जाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय अभानपुर में, अच्छा तुगलकाबाद इसने शहर बनाया था, मैं थोड़ा गलत बोल गया, तुगलकाबाद में इसने शहर बनाया था, लेकिन इसकी मृत्यु जो हुई थी वो अफगानपुर में हुई थी, जहाँ पर इसने एक महल बनवाया था। महल में जब इसका स्वागत किया था, लकड़ी की महल था, उसके नीचे दबके हो गई थी। लेकिन जो तुगलकाबाद नाम का जो शहर है जो बनाया था वो बनाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। और ये सारी घटना थी जिसमें मतलब एक महल बनवाया था जो जौना खां ने बनवाया था। तो लकड़ी का बना हुआ था, पूरा मजबूत था, लेकिन उसमें क्या है जब हाथियों को द्वारा प्रवेश किया जाता है तो हाथियों के टकराने के कारण महल पूरा गिर जाता है और उसमें नीचे दो करके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वो तुगलकाबाद में स्थित है। और इसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 40 दिनों के पश्चात जौना खां ने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। अब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा है। दिल्ली सल्तनत का संतान में सर्वाधिक युग शासक माना जाता है। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था और सबसे ज़्यादा ज्योतिष और गणित का ज्ञान रखता था और सारी विद्याओं को रखता, लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है। इसी की जो ये शासक रहा था जो जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक, इसे ये अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण प्रसिद्ध रहा था। इसकी योजनाओं के कारण इसको क्रूरकृत्य शासक और सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने वाला शासक, सुपनशील शासक या फिर पागल पेपासु शासक कहा जाता है। बर्नी, सरहिंदी, निजामी और बदायूं और फरिश्ता जैसे शासक इसे अधर्मी घोषित करते हैं कि भैया ये अधर्मी है, ये अच्छा शासक नहीं है। अलाउद्दीन की भांति अपने शासनकाल में आरंभ में तो उसने न तो अपने पद की स्वीकृति ली, न है उलेमा वर्ग का सहयोग किया, लेकिन बाद में इसने क्या किया कि खलीफा से कहा कि खलीफा से
खलीफा के लिए कहा इसने कि मैं खलीफा के पैरों को अपने सिर पर रखूँगा, और जो उलेमा वर्ग थे उनको भी इसमें शामिल किया अपने शासन में। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक के बिना किसी भेदभाव के ही इसने पदों का आवंटन किया, योग्यता के आधार पर आवंटन किया गया था। मतलब जो व्यक्ति जिसके योग्य है उसको उसी के योग्यता के अनुसार उसको पद दिए जाएंगे। मोहम्मद तुगलक की योजनाएं थी इतिहास में, वो निम्न योजनाएं थी। इसने 4-5 योजनाएं लगा चालू की थी, और सभी योजनाएं असमय की वजह से ख़त्म हो गई या फिर बंद करनी पड़ी। जैसे कि सबसे पहले योजना बनते हैं दुआ में कर वृद्धि, जो 26 से 27 1326 से 27 के बीच में चली थी। इसमें क्या रहा था कि इसने जो कर था वो बढ़ा करके 50% कर दिया गया था। तो इसमें दुआ में कर लेना तो अच्छी बात थी, लेकिन दुआ में क्या हुआ उसी समय अकाल पड़ गया, जिसके कारण ये योजना विफल हो गई। लेकिन जब ये योजना चलाई जा रही थी तो उस समय क्या हुआ, जो राजा के जो कर वसूल करते हैं उनके द्वारा ज़बरदस्ती की गई कर वसूल किया गया। जब तक राजा को बड़ा काफ़ी पता चला तब तक काफ़ी देर हो गई, तो जो फिर इस योजना और लोगों ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। फिर इस योजना को बंद करना पड़ा। इस योजना के मतलब कर वसूल करने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई, जिससे कृषि विभाग मतलब एक कृषि से मतलब द्वाब तो जो कृषि का क्षेत्र था, इसलिए इसे कृषि विभाग की स्थापना की जाती है, जिसका नाम दीवान कोई था। ये एक नवीन विभाग की स्थापना की गई थी। राजधानी परिवर्तन में क्या था कि राजा मतलब दिल्ली से दौलताबाद मतलब देवगिरी, जो देवगिरी नाम था उसका दौलताबाद कर दिया था, वहाँ पे अपनी राजधानी स्थान करना चाह रहा था। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने जनता को आदेश दिया कि यहाँ से दिल्ली से अपनी दौलताबाद राजधानी स्थापित करेंगे। तो वहाँ पे उसने क्या किया, वो दिल्ली से जब तक नहीं निकला तब तक वो सारे लोग वहाँ से चले नहीं गए। तो वहाँ पे कुछ दिन रहे लोग, लेकिन लोगों की ज़्यादा हालत ख़राब होने के बाद फिर उसे बाद में ही दिल्ली राजधानी बनानी पड़ी थी। ये योजना भी काफ़ी विफल रही थी, और 1326 से लेकर 1327 की योजना थी। इस योजना का भी लोगों ने विरोध किया था। अब है सांकेतिक मुद्दा का। सांकेतिक मुद्दा क्या था कि इसने जो सिक्के जारी किए थे उन सिक्कों में कोई विशेष पहचान नहीं दी गई। जैसे कि आजकल के सिक्के आते हैं उसमें एक शेर जैसा शेर बना रहता है, उसके इधर मुँह रहता है, एक मतलब आगे रहता है, पीछे रहता है, बगल से रहता है, दाएँ रहता है, बगल में भी उसमें कुछ विशेषण रहते हैं, ये लिखा रहता है, और कहाँ से जारी हुआ शायद ये भी लिखा रहता है। तो इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएँ थी, लेकिन इसके समय जो भी ये कहते हैं सिक्का जारी किया गया उस पर किसी प्रकार का कोई विवरण नहीं था। मतलब एक सांकेतिक बस सिक्का बना दिया कि हाँ ये सिक्का है। तो लोगों ने क्या किया, घरों में उसकी नकल करना स्टार्ट कर दिया, और बहुत सारे सिक्के बाजार में आ गए, जिससे क्या हुई योजना विफल हो गई। योजना 1319 से लेकर 1330 के बीच की, 29 से लेकर 1330 के बीच में। अब करासल खुराचल अभियान देश के बीच में समय का था। इसमें क्या था, कराचल खुरासन में कि वहाँ पे एक शासन की अराजकता के मतलब वहाँ पे राजनीतिक विरोध चल रहा था, अस्थिरता चल रही थी। तो इसने सोचा कि वहाँ पर जा कर के आक्रमण किया जाए। तो उसके लिए क्या एक सेना इसने इकट्ठी की, और सेना के लिए अग्रिम वेतन 1 साल का पहले ही दे दिया। लेकिन जब तक 1 साल कंप्लीट होती तब तक कराचल और खुरासन में वहाँ का जो राजनीतिक अस्थिरता थी वो सही हो गई, जिसके कारण इस योजना को विफल होना पड़ा। इसके बाद में फिर बात करते हैं जो कराचल अभियान था। कराचल अभियान में क्या है, मौसम वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण यहाँ पे सेना लेके गए। तो पूरी सेना वहाँ पे कहते हैं अधिकतर पूरी सेना गंवानी पड़ी थी, क्योंकि वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा थी, और सर्दी जैसे माहौल के लिए यहाँ की सेना तैयार नहीं थी, इसलिए ये योजना भी खत्म हो गई। इसके बाद बात करते हैं 1829 1328 से लेकर 1329 के बीच में कि एक मंगोल आक्रमणकारी था जिसका नाम तरमासरीन चतगई था। इसने आक्रमण किया, ऐसा माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको मतलब वापस जाने के लिए रिश्वत दी थी। अपनी योजनाओं की असफलता के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहा जाता है, और इसी के समय दिल्ली सल्तनत सर्वाधिक विद्रोह हुए, 34 विद्रोह हुए थे दिल्ली में। इसके समय सबसे प्रसिद्ध विद्रोह माना जाता है हरिहर बुक्का का, जो कि 1336 से लेकर 1336 में हुआ था। इसमें हरिहर और बुक्का नाम 2 भाइयों थे, जिसने क्या है विजयनगर की स्थापना की थी। इसके अलावा आता है 1347 में इसने अलाउद्दीन बहमनी शासन की नींव डाली थी, और इसने बहमनी राज की स्थापना की थी। इसी के शासनकाल में मुरक्को को यात्री था जिसका नाम इब्न तूता था, और उसने रहला नाम की पुस्तक लिखी थी। ये दिल्ली आता है 1333 में। लेकिन फिर इसको क्या है 1342 में इसको राजदूत बना करके चीन भी भेजा जाता है। जो बिन तुगलक था वो धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति था। उसने जैन संत थे, जैन संत का भी काफ़ी मतलब बुला करके उसने सम्मान प्रदान किया था, और उस जैन संत का नाम था
जैन प्रभु सूरी था। ऐसे एक जैन संत थे जिसका सम्मान किया था, वो अकबर थे। उनका नाम भी काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदू त्यौहार और दीपावली, होली में आदि में भाग लिया था, जो मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। कृषि के आकलन के लिए इसने एक रजिस्टर तैयार करवाने के लिए दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान माना था। इसने क्या किया, जो भी कृषि होती थी उसको एक रजिस्टर तैयार किया, जिसके आजकल के पटवारियों की जो रजिस्टर रहती हैं सेम टू सेम उसी तरह का, उसी समय का ये रजिस्टर तैयार किया गया था। इसी के समय में सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए एक संहिता तैयार की गई थी, जिसे अकाल संहिता कहा जाता है। और इसके बाद में इसने 1351 में ठाटा, मतलब एक जगह है ठाटा के निकट, इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु के पर बदायूं ने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ये पूछा जाता है कोटेशन में, ये किसने कहा था और किसके बारे में कहा गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। यह मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया है और बदायूं ने कहा है। और 1351 इसकी मृत्यु हुई थी ठाठा में। दिल्ली सल्तनत सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद में 1351 में उसका जो एक भाई था, उसकी मृत्यु के बाद उस पर गद्दी पर बैठा, जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक था। ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने 2 बार राजाभिषेक कराया था। मोहम्मद बिन तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसके विपरीत फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जैसे उलेमा को अपने शासन में शामिल नहीं किया था, तो उसने फिरोज शाह ने किया था। इस्लामिक व्यक्तियों को विशेष महत्व नहीं दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। शासन का आधार शरीयत के आधार बनाया था। इसने कहा था कि जो भी चीज़ होगी मैं शरीयत के अनुसार करूँगा और शरीयत के में अलावा और कुछ नहीं करूँगा। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। इसके केवल इसने 4 कर रखे, जिसमें जजिया, जक़ात, खराज और खुम्स जैसे 4 कर रह गए थे। इसी के समय में सबसे पहले जो ब्राह्मणों पर कर लगाया गया था 1364 में, जजिया कर लगाया जाता है ब्राह्मणों पर, जो फिरोज शाह तुगलक के समय लगाया जाता है। इसलिए इसने उलेमा वर्ग की स्वीकृति से सिंचाई या सर्व कर भी लगाया था, जिसका 1/10 हिस्सा होता था। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सभी कर्ज माफ़ कर दिए थे। इसने राजस्व में वृद्धि के लिए 1200 फल के बाग लगवाए। यह सल्तनत काल का प्रथम शासक था जिसने रिश्वतखोरी को स्वयं बढ़ावा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था, जिसमें एक बड़ी नहर सबसे लंबी थी, जो 150 मील लंबी थी। ये यमुना नदी से इसार तक बनाई गई थी। उसने सिंचाई की यातायात सुविधा के लिए 150 कुआओं का निर्माण कराया था। फिरोज शाह ने करीबन 300 नगरों की स्थापना करवाई थी। इसके द्वारा बसाए गए नगरों में जैसे फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर प्रमुख हैं, जिसमें जौनपुर नगर की स्थापना उसके भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की गई थी। इसने सैन्य पद को वंशानुगत बना दिया था। मतलब इसने कहा था कि अगर आप सैनिक हैं और अगर आप सैनिक बने रहते हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके उस पद पे आपका बेटा होगा, सैनिक बनेगा। अगर बेटा नहीं है तो आपका कोई रिश्तेदार होगा, रिश्तेदार नहीं होगा तो आपका कोई दोस्त होगा, जो भी है वो आपका, मतलब आप पद आपका ही रहेगा। आप जिसे देना चाहें वो आपके पद माना जाएगा। वंशानुगत पद बना दिया, कोई भी पद था। इसने 1307 में उड़ीसा अभियान कर उसने जगन्नाथ मंदिर को लूटा और 1361 में नगरकोट का अभियान कर जो ज्वालामुखी माँ का मंदिर था उसको लूटा गया था। वहाँ से लूटे गए संस्कृत जो ग्रंथ थे उनको दलायत फिरोज शाह नाम से फारसी में अनुवाद कराया था। और अनुवाद करता इसमें एक व्यक्ति नाम आता है अलाउद्दीन खालिद खान, जिसने इसमें जो फारसी में अनुवाद किए थे। इसी के शासनकाल में अशोक के 2 स्तंभ जो दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरठ थे, उनको दिल्ली में स्थापित किया गया था। फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने जन कल्याणी कार्य किए थे। उसने वृद्धों की पेंशन के लिए दीवान इश्तेहार की विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए और लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी, जिसे दीवान खैरात नाम से जानते हैं। इसने दासों के लिए एक विभाग की स्थापना की थी, जिसे दीवान बंदगा नाम से जानते हैं। और इसने सर्वाधिक दास रखे थे, करीबन 1,80,000 इसके समय में दास थे। इसने एक चिकित्सा के लिए विभाग बनाया था जिसका नाम दारुल सफा था, और ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। इसने जो बेरोजगार व्यक्ति थे उनके लिए रोजगार के
दफ्तर भी खुलाए थे। जो सबसे पहले काम करने वाला फिरोज शाह तुगलक था, इसने तांबे और चांदी के मिश्रण के निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी किए, जिनको अट्टा और बिख कहा गया था। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का प्रथम शासक था जिसने राज की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया था। फिरोज शाह स्वयं एक विद्वान था और विद्वानों का सम्मान करता था। इसने जियाउद्दीन बर्नी और शमशेर सिराज अफीम को संरक्षण प्रदान किया था। इन दोनों को तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी इन दोनों ने। पूछा जाता है कि फिरोज शाह जो तारीख ए फिरोज शाही का निर्माण किसने किया था? जियाउद्दीन बर्नी और शमशेर सिराज अफीम ने किया था। फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसे फतह ए फिरोज शाही नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह कोटा नामक दुर्ग का निर्माण भी कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने खलीफा से 2 बार सुल्तान की पद की स्वीकृति प्राप्त की और उसने अपने आप को खलीफा का नायब पुकारा था। फिरोज शाह तुगलक की सफलताओं का श्रेय उसके प्रधानमंत्री था खान ए जहां मकबूल को दिया जाता है। फिरोज शाह की मृत्यु 1888 में हो गई थी। इसके पश्चात गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली द्वितीय जो अल्ब का गद्दी पर बैठा था। इसकी मृत्यु के बाद फिरोज शाह जो मृत्यु हो जाने के बाद इसमें क्या है, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय और अल्बुक गद्दी पर बैठे थे। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। इसके समय में क्या हुआ, 1398 में जो मंगोल आक्रमणकारी था तैमूर, लंका भारत पर आक्रमण होता है 1398 में, और नासिरुद्दीन समय उसमें क्या दिल्ली छोड़ के भाग जाता है। तो जैसे ही तैमूर आता है तो तैमूर दिल्ली में बहुत ज़्यादा कत्लेआम करता है और इसका जो एक प्रतिनिधि था खिज़र खां को नियुक्त करके 12 से चला जाता है। तैमूर के जाने के बाद नसीरुद्दीन शाह पुनः दिल्ली वापस आया, पर उसकी अब जो संतुलन थी वो पालम तक सिमट कर रह गई थी। अब 1412 में नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात खिज़र खां और दौलत खां लोदी ने सिंहासन में संघर्ष हुआ था। अंततः खिज़र खां की विजय हुई और उसने एक नवी राज की जो नींव डाली जिसका नाम सैयद वंश था। अब हम इसमें सैयद वंश के पढ़ेंगे तो सैयद वंश आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।